हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री के जो चैप्टर 1 में कुछ विशेष टॉपिक्स हैं, स्पेशल टॉपिक्स हैं, जिनसे क्वेश्चन बनने की सबसे अधिक संभावना है। चाहे वो न्यूमेरिकल्स की हो, चाहे वो थ्योरीज की हो। जैसे जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा हिमांक का अवनमन, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरा होगा हमारा पराशर दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम इन तीनों को समझेंगे, इन सभी के फार्मूलास को समझेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में समझेंगे, इनके पीछे क्या कंसेप्ट है इन सबको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझने के लिए इसके दो शब्द हैं, एक है क्वथनांक और एक है उन्नयन। उन्नयन का मतलब एलिवेशन और क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों को अगर हम समझते हैं तो हमें क्वथनांक का उन्नयन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम पहले क्वथनांक को समझते हैं। क्वथनांक, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसी को कहते हैं। तो इसको आसान शब्दों में कहें तो तापमान का वह बिंदु, टेम्परेचर का वह बिंदु जिसपे कोई द्रव उबलने लगे, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्वथनांक कहेंगे। पर वास्तव में जो इसकी सही परिभाषा वो है कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तब तब द्रव का तापमान क्वथनांक बिंदु कहलाता है। क्वथनांक बिंदु कहलाता है, यानी कि क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब मतलब किसी भी द्रव के वाष्प बनने की क्षमता। कोई भी द्रव अगर उसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या बनता है? वाष्प बन जाता है। और वो जब वाष्प बनता है तो ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया, बार बार वह वाष्प ऊपर आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। तो उस हिसाब से जो वाष्प द्वारा लगाया गया बल है, जो दाब है, उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो जब हम वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि वायुमंडल भी इस द्रव पे क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। और जब हम इसको गर्म कर रहे हैं इस द्रव को, तो इससे क्या बन रहा है? वाष्प। वाष्प ऊपर जाने के लिए भी प्रेशर लगा रहा है। तो जो वायुमंडल का प्रेशर है और नीचे से जो ये तापमान देने के कारण ये वाष्प दाब का जो प्रेशर है, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे ये घटनाएं होंगी, उसी को हम कहेंगे क्वथनांक। तो सिंपल सी बात कहें तो किसी द्रव का जिस तापमान पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, उसी तापमान को हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो क्वथनांक हमने समझ लिया क्या होता है। अब एक दूसरा शब्द है जिसका नाम है उन्नयन। उन्नयन, उन्नयन का मतलब एलिवेशन। एलिवेशन को हम समझते हैं। एलिवेशन का सिंपल सा शब्द है किसी भी राशि का बढ़ना, किसी भी की राशि के मान में परिवर्तन होना, और परिवर्तन होने का मतलब उसका बढ़ना। तो जब कोई राशि में परिवर्तन होता है, उसके मान में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन हमेशा वृद्धि की ओर जब बढ़े, आगे की ओर बढ़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन। उन्नयन का शाब्दिक अर्थ सिंपल सा अर्थ हुआ क्या? कि बढ़ना। और अगर हम इन दोनों शब्दों को आपस में मिला देते हैं, क्वथनांक और उन्नयन, तो हमें पता चलता है कि क्वथनांक को हमें क्या करना है? बढ़ाना। क्वथनांक को हमें बढ़ाना है। किसके क्वथनांक को बढ़ाना है? तो किसी द्रव के क्वथनांक को बढ़ाना है। अब देखिए, किसी द्रव के क्वथनांक को हम कब बढ़ा सकते हैं? कि द्रव में दो चीजें हैं। एक तो ये हमारा द्रव है, द्रव की दो अवस्था, दो प्रेशर है द्रव के पास। एक है वाष्प दाब, और दूसरा जो वायुमंडल लगा रहा है वो दाब, उसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। ये दो दाब है। और हमने बोला कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो जिस टेम्परेचर पे बराबर होगा, मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर पे ये बराबर है, तो हम कहेंगे कि टी उसका जो क्वथनांक बिंदु है, और इस कंडीशन में वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। हमें क्या करना है? हमें इस टेम्परेचर को, यानी कि क्वथनांक के बिंदु को ऊपर ले आना है, बढ़ाना है। इसका मतलब अगर कोई द्रव पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल जा रहा था, तो हमें अब ऐसा कुछ कर देना है कि ये 10 पे ना उबले, ये क्या हो जाए?
10 से अधिक पे उबले, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को हमें बढ़ाना है, क्वथनांक बिंदु को हमें बढ़ाना है, और हमें क्वथनांक बिंदु को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाष्प दाब को कम करना पड़ेगा। अगर वाष्प दाब कम हो गया तो वाष्प दाब जैसे जैसे कम होगा तो हमें उसको ऊपर लाने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अत्यधिक ताप देना पड़ेगा, और जब अधिक ताप देना पड़ेगा तो हमारा जो क्वथनांक का बिंदु है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जब क्वथनांक का उन्नयन करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाष्प दाब में कमी कर सकते हैं। तो वाष्प दाब में कमी करके हम क्वथनांक का उन्नयन करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है। इससे पहले हमने समझा कि क्वथनांक बिंदु क्या होता है और उन्नयन क्या होता है। हमने समझा कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो हमने समझा कि उन्नयन का मतलब होता है किसी राशि का बढ़ जाना। अब अगर हम क्वथनांक का उन्नयन करना है, यानी कि क्वथनांक बिंदु को हमें बढ़ाना है, ऊपर ले जाना है, तो क्वथनांक बिंदु को बढ़ाने के लिए हमें वाष्प दाब को कम करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील द्रव मिलाते हैं तब वाष्पशील द्रव के वाष्प दाब में कमी आती है। फलस्वरूप फल स्वरूप हमें क्या करना होगा, देखिए जब हम किसी वाष्पशील द्रव में, यानी कि ऐसे द्रव जिसका वाष्प बन सकता हो, ऐसे द्रव में हम क्या मिला रहे हैं, कोई अवाष्पशील द्रव, यानी कि हम उसमें ऐसा द्रव मिला रहे हैं जो क्या करता है, जिसका वाष्प नहीं बनता है। तो जब हम वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील में मिलाएंगे तो क्या होगा, जो वाष्पशील वाला द्रव है इसके वाष्प बनने की क्षमता में कमी आ जाएगी, क्योंकि वाष्पशील द्रव इस वाष्पशील द्रव को वाष्प बनने नहीं देता है, रोकने का प्रयास करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस वाले का वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ, वाष्पशील द्रव के वाष्प दाब में कमी आती है। फलस्वरूप अब जब वाष्प दाब कम हो गया तो उसको हमें ऊपर ले जाना है, और किसके बराबर करना है, हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। तो फलस्वरूप क्या होगा, वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें क्या करना होगा, तो अगर वाष्प दाब को नीचे आ गया, उसे ऊपर ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक ताप देना होगा। जब आप अधिक ताप देंगे तो वाष्पशील जो नीचे आया हुआ है वो कहाँ जाएगा, ऊपर बढ़ेगा, और वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो जब उसको अधिक ताप देंगे तो वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अधिक तापमान देने का मतलब है कि पहले के बिंदु से भी अधिक तापमान हमें देना होगा। तो इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, तब विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। इसे ही क्वथनांक का उन्नयन, इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझिए, हमने क्या कहा था कि क्वथनांक में बढ़ाना है,
और क्वथनांक को बढ़ाने के लिए हमें वाष्प दाब को कम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील द्रव मिलाते हैं, हमने वाष्प दाब को कम करने के लिए कि एक वाष्पशील द्रव लिया, एक अवाष्पशील द्रव लिया। जैसे एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ जल है, हमारे पास क्या है, कुछ ये जल है, ठीक है, और ये क्या है, एक जल में हमने वाष्पशील द्रव डाल दिया। अब इस जल के अंदर ये वाष्प इसका बन सकता है, अगर हम इसके अंदर कोई भी अवाष्पशील चीज डाल दें, कुछ भी जो जिसका वाष्प ना बनता हो, जैसे हम मान लीजिए कि इसमें रेत डाल देते हैं, इसमें हमने क्या डाल दिया, रेत डाल दिया, तो ये रेत जो होता है इस जल को वाष्प बनने से रुकता है, तो रुकने के कारण ही इस जल का वाष्प दाब कम हो जाता है। और जैसे ही वाष्प दाब कम हुआ, हम बताएं कि वाष्प दाब जब तक बराबर नहीं होगा वायुमंडलीय दाब के, जब तक वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि वह क्वथनांक बिंदु है। तो अभी जैसे हम इस रेत को और इस जल को आपस में मिलाए, तो क्या हो गया है, वाष्प दाब नीचे आ गया, और वाष्प दाब नीचे आ गया, इसके कारण वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में, यानी कि नीचे से ऊपर जाके इसके वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में हमें अत्यधिक ताप देना पड़ेगा। और जब हम अधिक ताप देंगे, तो क्या हम कह सकते हैं, ये जो विलयन है जिसमें रेत और जल मिलाया गया है, तो इस विलयन का जो तापमान है वो शुद्ध विलायक की तुलना में, यानी कि जब वो अकेले शुद्ध था, जब केवल जल था, उसकी तुलना में इसका तापमान अधिक हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीवी से। डेल्टा का मतलब हुआ परिवर्तन, टी का मतलब हुआ टेम्परेचर, और बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो बदलाव होगा, इसलिए इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करेंगे। डेल्टा टीवी बराबर होगा टीवी माइनस टीवी नॉट के। इसका मतलब जो हमें अंतर चाहिए, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। इसका मतलब जो बाद में टेम्परेचर हुआ, यानी कि विलयन का टेम्परेचर हो गया, और विलयन के टेम्परेचर में से हम शुद्ध अवस्था में जो हमारा टेम्परेचर था बिना कुछ मिलाए, तो वो टेम्परेचर को अगर हम घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्वथनांक में कितना परिवर्तन हुआ है। तो डेल्टा टीवी बराबर हो गया टीवी माइनस टीवी नॉट। राउल्ट के नियमानुसार हम कह सकते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, यानी कि जो डेल्टा टीबी है, जो क्वथनांक का उन्नयन है, वो अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, किसके, मोललता के। राउल्ट के नियमानुसार जो क्वथनांक का उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होता है। तो जब यहां से समानुपाती का साइन हटता है तो आगे बराबर लगेगा, और एक नियतांक आता है, उस नियतांक को हम कहते हैं केबी, और ये हो जाएगा हमारा मोललता इंटू एम, ठीक है। अब ये जो केबी है वो हमारा नियतांक है। अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी है वो बराबर है केबी और इंटू एम, एम मतलब मोललता। मोललता क्या हो जाएगा, विलेय का भार गुणे 1000, विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार, इसमें ग्राम में, ये लिख लेते हैं हम लोग इसको ग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा फार्मूला, जिससे हम सवाल लगा सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमांक का अनुमान। आज ये हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। हिमांक के अनुमान को समझना है तो इसमें भी दो ही शब्द हैं, एक है हिमांक और एक है अनुमान। हिमांक को समझते हैं पहले कि हिमांक क्या, जैसे कुछ लोग इसको बहुत ही आसान शब्द में एक नाम दे देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब द्रव कितने तापमान पे जाके जम जा रहा है, यानी कि वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला जा रहा है। कोई भी द्रव जिस तापमान पर अपने द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला जाए, वही वह तापमान ही हमारा हिमांक है। लेकिन अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे कह सकते हैं, तो हम कहेंगे किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के
बराबर होता है। यानी कि जब कह सकते कि किसी द्रव का हिमांक जो हमें बताना है वह एक ताप, कौन सा ताप है, जिस पर उस द्रव का जो वाष्प दाब है वो उसी द्रव के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। यानी कि दोनों वाष्प दाब बराबर होना चाहिए। कब कब का, एक जब वो द्रव अवस्था में था तब उसका वाष्प दाब, और एक वही द्रव जब ठोस अवस्था में गया है तो उसका वाष्प दाब। जब जिस टेम्परेचर पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे हम उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। यानी कि हिमांक बिंदु कहिए या फ्रीजिंग पॉइंट कहिए, उसी को हम कहेंगे। यानी कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसी का दाब, यानी कि द्रव वाष्प दाब किसके बराबर, उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वही उसका हिमांक कहलाएगा। जैसे जैसे हम समझ सकते हैं कि जल ले लेते हैं, जल अभी द्रव अवस्था में है और जब जल को हम क्या करते हैं, जब इसको फ्रीज करते हैं तो ये बर्फ का रूप ले लेता है, और बर्फ अभी किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो हम कहेंगे कि ये जल कब बर्फ में परिवर्तित होगा, तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है कि जब जल का वाष्प दाब और बर्फ का वाष्प दाब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जल का वाष्प दाब और बर्फ का वाष्प दाब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यही कारण है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो बर्फ में बदल जाता है, द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब, यानी इस जल का वाष्प दाब जिस ताप पर, किस ताप पर, हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसके बराबर हो जाता है, ठोस अवस्था के, यानी कि बर्फ के वाष्प दाब के बराबर होगा। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का वाष्प दाब दोनों आपस में बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और दूसरा एक शब्द है जिसका नाम है अवनमन। अवनमन, इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन। अवनमन का मतलब होता है किसी भी राशि का में परिवर्तन हो, पर परिवर्तन होने के कारण वो नीचे की ओर आए, उसके मान में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उसके मान में कमी आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है घट। अवनमन का मान हुआ किसी राशि का घट। ठीक है। अब हम समझते हैं आगे। हम हिमांक को हम लोग समझ चुके हैं और नमन को हम लोग समझ चुके हैं, अपने दोनों को मिक्स करते हैं और बनाते हैं हिमांक का अवनमन। हम देखते हैं कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। यानी कि हमें क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना है। और कैसे कम होगा, तो देखिए कैसे कम होगा। हम कहते हैं कि जब किसी वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तब वाष्पशील पदार्थ के वाष्प दाब में कमी आती। अब देखो क्या समझिए कि वाष्पशील पदार्थ है और उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला है, और जैसे हमने ये किया तो जो वाष्पशील पदार्थ था उसके वाष्प दाब में कमी आ गई। क्यों कमी आई, क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ वाष्पशील पदार्थ के वाष्प बनने की क्षमता को घटा देता है, और जैसे ये घटा तो वाष्प दाब में कमी आ गई। और जैसे ही वाष्प दाब में कमी आएगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम समझते हैं। हमने कहा था कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल और बर्फ, इन दोनों का जो वाष्प दाब है वो बराबर है। यानी कि जल का वाष्प दाब और बर्फ का वाष्प दाब ये दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। ये दोनों आपस में बराबर थे कब, 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब और बर्फ का वाष्प दाब बराबर था। लेकिन हमने क्या कहा कि जल में क्या हो रहा है, हम एक वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील द्रव मिला रहे हैं। तो जल एक वाष्पशील द्रव है और अब हम इसमें कुछ ऐसा मिला देते हैं जो वाष्प ना बना सके। अब जैसे ही जल में हम कुछ भी मिलाते हैं, जैसे हम उस जल में कुछ भी मिलाएंगे ऐसा जिसका वाष्प ना बने,
मान के चलिए कि हमने इसमें रेत ही मिलाया और जैसे इसमें रेत मिलाया तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। पहले ये दोनों बराबर थे, जैसे आप कह सकते हैं कि पहले ये दोनों बराबर थे, ये है जल और यहाँ पे था बर्फ, ये दोनों अभी इस कंडीशन में आपस में बराबर बराबर है। लेकिन जैसे ही रेत मिला तो क्या हो गया, वाष्प दाब घट गया। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अब ये आपस में बराबर नहीं है। तो जल कहाँ चला गया, तो जल का वाष्प दाब नीचे आ गया, जल का वाष्प दाब नीचे आ गया, इसका मतलब इसका वाष्प दाब घट गया। और बर्फ का वाष्प दाब कहाँ चला गया, जो जहां था वहां था, लेकिन वो ऊपर है, इसका मतलब अभी बर्फ का वाष्प दाब अधिक है और जल का वाष्प दाब कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि हमने इसमें रेत मिलाया और रेत मिलाने से क्या हो गया है, वाष्प दाब घट गया है। अब हम जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो हिमांक पे आ रहा है। तो हिमांक पे लाने के लिए इन दोनों को बराबर करना होगा और इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारा जो ठोस अवस्था है, जो जल की ठोस अवस्था यानी कि बर्फ है, उसका भी हमें वाष्प दाब घटाना होगा। और जब इसका वाष्प दाब घटेगा तो ये किसके बराबर आएगा, जल के वाष्प दाब के बराबर आ जाएगा। और जब जिस बिंदु पे बराबर आएगा, अच्छा इस बर्फ के वाष्प दाब को भी नीचे लाना है, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से होगा कि टेम्परेचर घटाने से होगा। जाहिर सी बात है कि जब बर्फ के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाने से तो ये द्रव अवस्था में चला जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। इसके टेम्परेचर को और नीचे करते हैं, यानी कि 0 से भी हम माइनस में चले जाएंगे, -1, -2, -3, यहाँ -4, ऐसे जितना जितना भी हम माइनस में जाएंगे तो इसका भी वाष्प दाब घटते आ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा और उसमें फिर से जल का वाष्प दाब और बर्फ का वाष्प दाब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर को नीचे लाना है। क्यों नीचे लाना है, ताकि बर्फ का वाष्प दाब जल के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो यहाँ टेम्परेचर में कमी आई, किसके टेम्परेचर में कमी आई, तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ था उसके वाष्प दाब में कमी लाना है और वही कमी क्या कहलाती है, हिमांक का अवनमन कहलाती है। तो हम पूरा लिख देते हैं कि जब किसी वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तब वाष्पशील पदार्थ के वाष्प दाब में कमी आती है। फलस्वरूप फलस्वरूप क्या होगा कि विलयन विलायक से कम ताप पर जमे, तापमान के तापमान में यही गिरावट हिमांक का अवनमन कहलाता है। हिमांक का अवनमन कहलाता है, ठीक है। हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा माने परिवर्तन, टी माने टेम्परेचर, एफ मतलब फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर में परिवर्तन ही क्या है, हिमांक का अवनमन है। और ये क्या हो जाएगा, इसमें बड़ी राशि से छोटी राशि को घटाना है, तो बड़ी राशि कौन सी है और छोटी राशि कौन सी है, तो शुद्ध अवस्था में जो राशि थी वो बड़ी राशि थी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में क्या कह सकते हैं, टी एफ नॉट और माइनस मिलाने के बाद जो हुआ है वो क्या हो गया है, टीएफ है। शुद्ध अवस्था में अधिक था, बाद में कम हुआ है, तो जो कमी आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हिमांक का अवनमन हम कहेंगे, ठीक है। राउल्ट के अनुसार हम कहते हैं, राउल्ट के अनुसार जो डेल्टा टीएफ है यानी कि हिमांक का अवनमन है वो समानुपाती है मोललता के, वो मोललता के समानुपाती। तो यहां से जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है और बराबर लगता है तो एक नियतांक आता है केवी और इंटू में क्या आ जाएगा, जहां एम क्या है, मोललता है। यहाँ से हम मोललता का फार्मूला रख देंगे और इसके हिसाब से हमारे पूरा सवाल लग। आज का लास्ट टॉपिक है पराशर दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। पराशर दाब को समझने के पहले हमें एक शब्द होता है पराशर, उसको समझना होगा। पराशर यानी कि ऑस्मोसिस को हमें समझना होगा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, पराशर क्या होता है। तो हम पराशर की क्रिया क्या है, यदि मान के चलिए कि कोई एक विलायक है, यानी कि विलायक का कोई अणु है, विलायक के
अणुओं का, विलायक के अणुओं का तनु विलयन से होकर, तनु विलयन से होकर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? देखिए, जब विलायक के कोई भी अणु होंगे और वो कहां से जाएंगे, तनु विलयन से आगे बढ़ेंगे और किससे होके जाएंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होके जाएंगे। कहां जाएंगे, तो सांद्र विलयन में जाएंगे। कैसे जाएंगे, स्वतः। याद रखिएगा, स्वतः का मतलब खुद से ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती ताप देके उनको भेज रहा है। वो स्वतः अगर प्रवेश करते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तो यही घटना परासरण कहलाती है, यही घटना परासरण कहलाती है। तो सर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? तो देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली को अगर समझते हैं तो हम कहते हैं कि वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणु को, जो केवल विलायक के अणु को अपने से आर पार जाने देती है, अपने से आर पार जाने देती है, वो क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे जैसे कैसे क्या हो सकता है सर? तो हम कहेंगे कि बकरे का आशय, बकरे का आशय ये क्या है, एक प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। और क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली भी क्या है, एक प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। और क्या हो सकता है, तो कोशिका झिल्लियां हो सकती हैं, कोशिका झिल्लियां, ये भी क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो ये सब ऐसी झिल्लियां होती हैं जो जिनमें से केवल किसके अणु जाएंगे, केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं और किसी के अणु नहीं जा सकते, इसलिए ये अर्धपारगम्य झिल्लियां। लेकिन ये जो बकरे का आशय है, अंडे की झिल्ली है, कोशिका झिल्लियां हैं, ये सब पूर्ण अर्धपारगम्य नहीं है, ये सब पूर्ण अर्धपारगम्य नहीं है। जो पूर्ण अर्धपारगम्य है उसे कहते हैं कापर फेरोसाइनाइट, कापर फेरो और साइनाइट, कापर फेरो साइनाइट, यही है जो ये पूर्ण, यही है पूर्ण अर्धपारगम्य झिल्ली। इसे एम ट्रॉब नामक वैज्ञानिक ने बताया था, बनाया था, एम ट्रॉब उनका नाम था, उन्होंने इसे, ठीक है। तो हम समझ गए परासरण क्या होती है कि विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाएंगे, स्वतः जाएंगे और अर्धपारगम्य झिल्ली से होके जाएंगे, ये घटना परासरण कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, तो वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को जाने देंगे तो वे लोग क्या कहलाएंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाएंगे। जैसे बकरे का आशय, अंडे की झिल्ली और कोशिका झिल्लियां। पर ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं है, तो पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य कौन है, कापर फेरो साइनाइट है, ठीक है, इतना हम समझ गए। अब परासरण को समझने के बाद हम समझते हैं कि परासरण दाब होता क्या है। ऑस्मोसिस को समझने के बाद हम समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। परासरण दाब को हम समझते हैं। देखिए, परासरण दाब, परासरण दाब को सीधे समझ में आता कि वह दाब है, तो हम कहेंगे वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाए, वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाए क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता। इसका मतलब जब परासरण की क्रिया चल रही है, यानी कि मान के चलिए कि ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये हमारे तनु विलयन है और इधर हमारा सांद्र विलयन है, और तनु विलयन के जो अणु हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इस दिशा से इस दिशा की ओर, किससे होकर के, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के। तो ये घटनाएं चल रही तो परासरण है, लेकिन हम इस पे इतना प्रेशर डाल दें कि तनु विलयन जो अणु है, विलायक के जो अणु है इसके, वो इधर ना जाए,
ये घटना रुक जाए और ऐसे कैसे रुक जाए, ये घटना यहीं पे अगर रुक जाती है तो वही वही दाब परासरण दाब कहलाता है। इसका मतलब वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया को रोक दिया जाए परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं परासरण दाब को पी से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो परासरण दाब होता है वो सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है और जो परासरण दाब होता है वो टेम्परेचर के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि परासरण दाब किसके समानुपाती हो जाएगा, सांद्रता और टेम्परेचर के। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर लगेगा और एक नियतांक आता है जिसका नाम है आर, तो ये क्या हो जाएगा आर सी टी। पाई बराबर क्या हो जाएगा आर सी टी, जहां जहां पाई हमारा क्या है, हमारा परासरण दाब है, आर हमारा क्या है तो आर अनुक्रमानुपाती नियतांक है, सी क्या है तो सी हमारी सांद्रता है और टी क्या है तो टी हमारा ताप। तो पाई बराबर हमें क्या मिला आर सी टी। अब यहां से हम कह सकते हैं जो सी है वो सांद्रता है और सांद्रता को हम व्यक्त कर सकते हैं, सांद्रता किसके बराबर, सांद्रता का मतलब कितने आयतन में कितने मोलों की संख्या घुली हुई है, तो कितने आयतन में यानी कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और ऊपर क्या हो जाएगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितने विलयन के आयतन में कितने मोलों की संख्या घुली, यानी सांद्रता सी मान लेते हैं, मोलों की संख्या को एन और आयतन को भी, तो सी बराबर होगा किसके एन बाई बी के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो पाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी के जगह लिख देते हैं हम एन बाई बी और इंटू में क्या हो गया हमारा आर टी, वी भाग में इधर गुणा में आ जाता है तो ये हो जाएगा पाई इंटू वी बराबर हो गया एन आर टी और इससे हमारा सारे का सारा सवाल सॉल्व। तो ये रहा परासरण दाब।